स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में इतिहास का यानी हिस्ट्री का हम गुप्त एज का टॉपिक करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री में गुप्त एज जो है प्राचीन काल में आखिरी ऐसा वंश था जो बहुत महान था और जिसका बड़े भारत में यानी ऑल इंडिया में जिनका रूल था। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा गुप्त एज। तो जैसे कि गुप्त एज का जो टाइम आता है वो 319 एडी से लेकर 550 एडी तक यानी 319 टू 550 एडी के बीच में गुप्त काल जो है एग्जिस्ट किया। तो इसमें सबसे पहले आता है इनका संस्थापक। संस्थापक में आएगा इनका फाउंडर कौन था, तो फाउंडर में विवादित है, तो फाउंडर में आएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है पहला राजा माना जाता है जो 275 एडी के आसपास गुप्त वंश का राजा था। तो श्रीगुप्त जो है पहला राजा आता है जिसका नाम जो है गुप्त काल के अभिलेखों में इंस्क्रिप्शन में मिलता है। तो श्रीगुप्त जो है फर्स्ट किंग आता है, जो प्रॉपर किंग नहीं था बट फर्स्ट था। इसके बाद एक छोटे राजा घटोत्कच, घटोत्कच का नाम मिलता है, ये दूसरा राजा है जिसका नाम अभिलेखों में मिलता है। तो ये दो राजा ऐसे हैं जो 319 से पहले के राजा थे, यानी 319 से पहले के राजा थे जो श्रीगुप्त और घटोत्कच। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रीगुप्त जो है फर्स्ट किंग आता है। फिर आता है जी प्रॉपर किंग में। प्रॉपर किंग्स में आएंगे 319 से लेकर 335 एडी तक। जो पहला राजा आएगा वो आएगा जी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो है पहला राजा आता है जो रियल किंग था, जो प्रॉपर किंग था, जिसने गुप्त एम्पायर को एक्सटेंड किया और उसको वास्तविक यानी रियल एम्पायर के अंदर कन्वर्ट किया। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है पहला राजा आता है 319 से लेकर 335 तक। सेकंड किंग आएगा 335 से लेकर 380 तक, ये आएगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है दूसरा राजा आता है प्रॉपर में। तो समुद्रगुप्त जो है 335 से लेकर 380 तक राजा रहा। तो इसके बारे में क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले राजाओं को डिफाइन कर देता हूं। तो समुद्रगुप्त जो है सेकंड किंग है जो फेमस है। इसके बाद आएगा इनके बीच में एक छोटा राजा आएगा रामगुप्त। रामगुप्त को हम नहीं लेते, जो बड़े राजा हैं उनको ही लेते हैं। तो नेक्स्ट किंग आता है 380 से लेकर 412, 380 से 412 के बीच में आएगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आता है 380 से लेकर 412 एडी तक। इसके बाद आएगा 412 से लेकर 454, 454 के बीच में आएगा, ये आएगा कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो है ये आता है आपका 412 से लेकर 454 के बीच में। फिर आता है जी 454 यानी 454 से लेकर 467, ये आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है ये भी महान राजा है 454 से लेकर 467। तो महान राजाओं में जो ग्रेट किंग्स थे वो चंद्रगुप्त फर्स्ट से लेकर स्कंदगुप्त तक रहते हैं। इन राजाओं का मुख्यतः क्वेश्चन आता है, तो हम आज की क्लास में इन्हीं राजाओं के बारे में क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर में अगर आता है तो श्रीगुप्त को छोड़कर जो रियल किंग आएगा वो आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो पहला राजा था जो रियल किंग था जिसने राजा यानी किंग का टाइटल लिया है, यानी राजा की उपाधि धारण की थी, एडॉप्ट की थी। तो फिर आता है इसने अपनी एम्पायर को मिलिट्री से पावरफुल बनाया। कैसे किया इसने? इसके जो मुख्य रिलेशन आते हैं वो मैरिज रिलेशन थे, यानी वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने लिच्छवी वंश के साथ शादी की और लिच्छवी वंश की कुमार देवी के साथ मैरिज हुई थी। उसके उपलक्ष्य में उसकी मेमोरी में इन्होंने कॉइन इशू किए और अपनी मिलिट्री को और पावरफुल बनाया। तो गुप्त एम्पायर में लिच्छवी वंश का क्वेश्चन आता है कि किन किन वंशों ने लिच्छवी में मैरिज की थी। तो आपको पता है गुप्त हो गए और हर्यक वंश, आपको पता है बिंबिसार ने भी मैरिज वहीं की थी। तो क्वेश्चन बाद में आते हैं। समुद्रगुप्त जो है लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवियों का धोता था समुद्रगुप्त, बाद में आएगा उसका। तो चंद्रगुप्त ने पहली बार कॉइन इशू किए अपनी वाइफ की मेमोरी में और लिच्छवी वंश की मेमोरी में। तो इसने अपनी एम्पायर को स्टार्ट किया। इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र से रूल करना स्टार्ट किया। फिर आता है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी। तो गुप्त एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज आएगी संस्कृत। संस्कृत भाषा इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। चंद्रगुप्त के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
तो क्वेश्चन आता है नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा है? तो नेपोलियन कहा इसे वी ए स्मिथ ने। तो वी ए स्मिथ ने कहा कि इसकी विक्ट्री बहुत ज्यादा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इसने अपनी एम्पायर को एक्सटेंड किया, तो इसीलिए इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसने समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ को रिवाइवल किया था, यानी अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा था जिसने हिंदू ट्रेडिशन को दोबारा से रिवाइव किया। फिर क्वेश्चन आता है अश्वमेध कॉइन इशू किए थे इसने, कॉइन जो थे अश्वमेध के इन्होंने मेमोरी में किए थे। फिर क्वेश्चन आता है इसका टाइटल कविराज। कविराज जो है ये कवि था, पोएट था, तो पोएट होने के नाते इनका टाइटल आता है कविराज। फिर क्वेश्चन आएगा प्रयाग पिलर। प्रयाग पिलर जैसे आपको पता है कि अशोक का है, प्रयाग पिलर के ऊपर प्रशस्ति किसने लिखवाई है? तो क्वेश्चन आता है प्रयाग प्रशस्ति किस फेमस राजा की है? तो प्रयाग प्रशस्ति आएगी समुद्रगुप्त की है। फिर आता है श्रीलंका के एक फेमस राजा मेघवाहन ने इनके टाइम में बोध गया में एक मोनेस्ट्री यानी एक बौद्ध मठ बनाने का परमिशन ली थी समुद्रगुप्त से। तो समुद्रगुप्त महान राजा था। कविराज इसका टाइटल आता है। वीणा वादक कॉइन यानी इन्होंने फ्लूट कॉइन इशू किए थे, वीणा बजाते हुए कॉइन मिलते हैं इसके। और भारत में बड़े पैमाने पर इसने एम्पायर को एक्सटेंड किया। गुप्त एम्पायर की सबसे ज्यादा एम्पायर जो एक्सटेंड हुई है वो समुद्रगुप्त के टाइम में हुई है। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कह सकते हैं समुद्रगुप्त को, और फेमस था अपनी विक्ट्रीज के लिए नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट चारों दिशाओं में। फिर आता है समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू, यानी चंद्रगुप्त टू जो है ये विक्रमादित्य के टाइटल से फेमस है। तो विक्रमादित्य टाइटल जो है चंद्रगुप्त टू का आता है। चंद्रगुप्त टू जो है गोल्डन इरा ऑफ गुप्त एम्पायर। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम में गुप्त एज का गोल्डन इरा था, स्वर्णिम काल था, जिस एज में गुप्त एम्पायर सबसे प्रॉस्पेरिटी यानी अपनी समृद्धतम एज में थी। तो चंद्रगुप्त टू ने अपनी एम्पायर को इकोनॉमिकली साउंड किया और लिटरेचर आदि में भी साउंड किया। तो चंद्रगुप्त टू में नवरत्न, इसके दरबार में 9 फेमस जेम्स यानी पोएट थे, जिनमें सबसे फेमस आता है कालिदास। तो कालिदास ने कई किताबें लिखी हैं, नॉवल लिखे हैं। तो कालिदास की सबसे फेमस किताब आती है अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत लैंग्वेज के महान फेमस पोएट थे जिनको कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो वो उज्जैन से संबंधित थे। तो उज्जैन जो है चंद्रगुप्त टू की सेकंड कैपिटल थी। तो फर्स्ट कैपिटल आपको पता है पाटलिपुत्र थी, और सेकंड कैपिटल आएगी उज्जैन, जहां पर कालिदास का वर्णन जो है मिलता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त टू के टाइम में चाइना का फर्स्ट ट्रेवलर, चाइना से पहला ट्रेवलर, पहला यात्री आया था जिसका नाम आता है फाहियान। तो फाहियान जो है पहला ट्रेवलर था जो विजिट करने आया। उसने चंद्रगुप्त का नाम नहीं लिया है अपनी बुक में, उसने चंद्रगुप्त के बारे में या पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने सोशल और इकोनॉमिकली और रिलीजियस हिस्ट्री यानी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बताया। पीसफुल एज के बारे में बताता है, शांति की बात करता है। तो फाहियान जो है पहला ट्रेवलर था जो चंद्रगुप्त टू के टाइम में आया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आएंगे आपको कि क्लासिकल एज ऑफ गुप्त एरा। तो क्लासिकल यानी शास्त्रीय युग, तो क्लासिकल एज ऑफ गुप्त एरा आएगा चंद्रगुप्त टू के टाइम में। तो चंद्रगुप्त के टाइम में भारत के इतिहास में बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, संस्कृत जो एक्सट्रीम फेज में थी। तो संस्कृत का सबसे गोल्डन एज जो है चंद्रगुप्त टू के टाइम में आता है। चंद्रगुप्त के बाद आता है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का टाइटल मिलता है महेंद्रादित्य। तो कुमारगुप्त जो है महान राजा था। इस राजा के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और कुमारगुप्त ने अपने राज्य में एक नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन में आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर जो है वो कुमारगुप्त का लिखा होता है। तो कुमारगुप्त जो है नालंदा का फाउंडर माना जाता है। नालंदा जो है बुद्धिज्म की सबसे महान ग्रेट यूनिवर्सिटी थी, उसको स्थापित किया कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त महान राजा है, अंतिम राजा है। इसके बाद एक और राजा है जो इसके बाद महानता के कार्य करेंगे। कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है लास्ट ग्रेट किंग यानी अंतिम महान राजा आता है गुप्त एम्पायर का। और स्कंदगुप्त जो है अपने राज्य में अपनी विक्ट्री के द्वारा प्लस अपनी डिफेंसिव पॉलिसी के कारण महान था। इसके टाइम में भारत पर हूणों का इन्वेजन हुआ था, यानी हूणों ने अटैक किए भारत पर। तो हूणों को भारत से मुक्त करने वाला
लिबरेटर ऑफ इंडिया माना जाता है, उस समय हुनों से मुक्ति दिलाई स्कंदगुप्त ने। तो अंतिम महान राजा है। इसका एक और फंक्शन आता है जिसने कार्य किया था, वो था सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक को अंतिम बार लास्ट टाइम बिल्ड किया था स्कंदगुप्त ने। तो सुदर्शन लेक आपको पता है गुजरात में थी, पहली बार स्थापित की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद अशोक ने रीबिल्ड की और फिर उसको रुद्रदामा ने रीबिल्ड किया और लास्ट टाइम रीबिल्ड किया था उसे स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त तक गुप्त राज्य जो है स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था। इसके बाद डिक्लाइन होता है, जो पोस्ट गुप्त एज में किंग आते हैं वो कमजोर होते हैं, उन्होंने राज्य को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए, वो सामंतवाद स्ट्रॉन्ग हुआ, सामंतवाद ने राजाओं को कमजोर किया। इसके अलावा ट्रेड भी डिक्लाइन हुई बाद में, ठीक है। तो गुप्त एज जो है अंतिम राज्य था जो प्राचीन भारत में एक बड़े भारत पर रूल करता था। तो गुप्त एज भारत में क्लासिकल एज और गोल्डन एज के कारण, गोल्डन एज में डिस्प्यूट है। गोल्डन एज का मतलब होता है इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी एज, परंतु ये काल जो है कुछ प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, पर अधिकतर जो एविडेंस शो होते हैं उनमें इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी जो है शो नहीं होती। तो इकोनॉमिकल पार्ट में ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, जबकि कल्चरल और जो क्लासिकल एज के रूप में देखेंगे वो ज्यादा पॉजिटिव है, वो उसको मान सकते हैं। तो ये था हमारा गुप्त काल जिसमें मैंने किंग्स यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो जैसे कि आपको पता है गुप्त एज को क्लासिकल एज यानी शास्त्रीय युग कहते हैं। तो उस एज को शास्त्रीय युग क्यों कहते हैं? तो उस काल में कुछ कल्चरल अचीवमेंट हुई होगी, सांस्कृतिक उन्नति हुई होगी, इस कारण उसको हम क्लासिकल एज कहा जाता है। गोल्डन एज भी कहा जाता है पर वो डिस्प्यूटेड पार्ट है। तो हम कल्चरल एज को फोकस करेंगे। सबसे पहले आता है गुप्त एज में लैंग्वेज, कौन सी भाषा थी जो उस समय यूज होती थी? तो उस समय प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में आएगी संस्कृत, जबकि सामान्य लोग जो जनरल लोग थे, आम पब्लिक थी, आम लोग जो है प्राकृत भाषा का यूज करते थे। जबकि प्रशासनिक रूप से और रिलीजियस लैंग्वेज धार्मिक भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग होता है। संस्कृत लैंग्वेज में सबसे ज्यादा नवरत्न जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। चंद्रगुप्त II के टाइम में नवरत्न दरबार में थे, तो उनमें सबसे प्रमुख आता है कालिदास। तो कालिदास जो है गुप्त एज का सबसे महान कवि था, पोएट था। उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो उसके कारण उसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कालिदास का हम देखेंगे, कालिदास की जो सबसे प्रसिद्ध किताब आती है वो आती है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है जो उत्तर मौर्य काल के बैकग्राउंड पे बनी है। जो सबसे प्रसिद्ध इनकी किताब थी वो थी है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ऋग्वेद बैकग्राउंड पे लिखा हुआ एक लिटरेचर है जिसको दुनिया की सबसे अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इसमें अभिज्ञान और शाकुंतलम की प्रेम कहानी है, ये ऋग्वेद बैकग्राउंड की है। इसके बाद आता है रघुवंश। रघुवंश में राम, भगवान राम की जीवनी है या भगवान राम के बारे में कथा है। इसके अलावा उनकी मेघदूतम, मेघदूतम जो है बादलों के ऊपर, बादलों की कहानी है मेघदूतम। इसके बाद उनके काल में जैसे एक और किताब थी जिसका नाम है विक्रमवर्ष्यम। तो विक्रमवर्ष्यम भी एक उनकी फेमस लिटरेचर आता है, विक्रमवर्ष्यम। तो कालिदास फेमस था। इसके बाद आता है जी भास। जो भास राइटर है, भास ने स्वपन वासव दत्ता की रचना की है। भास की आएगी स्वपन वासव दत्ता। इसके अलावा शूद्रक भी राइटर मिलता है इस एज में, मृच्छकटिकम। शूद्रक की बुक आती है मृच्छकटिकम। इसके अलावा इस काल में विशाख दत्त जो था, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम 2 किताबें लिखी हैं, मुद्रा राक्षस और मुद्रा देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है और देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है, ठीक है जी। इसके अलावा गुप्त एज में साइंटिफिक लिटरेचर यानी वैज्ञानिक साहित्य की रचना हुई है। तो वैज्ञानिक साहित्य सबसे अधिक लिखा गया है गुप्त एज में। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ज्यादा थी, जीरो के बारे में या न्यूमेरिकल सिस्टम, अक्षर ज्ञान के बारे में सबसे अधिक गुप्त एज में ही एडवांसनेस हुई है। तो आर्यभट्ट फेमस साइंटिस्ट था गुप्त एज का, जिन्होंने आर्यभट्टियम किताब की लिखी है। आर्यभट्टियम जो एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान और गणित पे है। इसके अलावा उनकी बुक आती है सूर्य सिद्धांतम, ये भी उनकी किताब आती है। तो गुप्त एज में साइंटिफिक में जैसे और देखेंगे हम पंच सिद्धांतिका किताब मिलती है, जो एक फेमस एस्ट्रोलॉजी की किताब है जिसमें एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान के 5 सिद्धांत दिए गए हैं। तो पंच सिद्धांतिका जो किताब है, पंच सिद्धांतिका में अगर देखें हम
तो ये पुस्तक जो है वराहमिहिर की है, वराहमिहिर ने लिखी थी पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त का माना जाता है ये पोस्ट गुप्त के थे या उसके बाद के हैं। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत किताब मिलती है, ये बाद के काल की है। इसके अलावा घुड़सवार या घोड़ों के चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी किताबें लिखी हैं, हाथियों की चिकित्सा के ऊपर भी, और चिकित्सा विज्ञान में भी सबसे अधिक उन्नति हुई थी गुप्त एज में। फिर आता है पुराणों की रचना जो है, पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई है। तो 18 पुराण माने जाते हैं। 18 पुराणों में सबसे पुराना जो है ओल्ड माना जाता है मत्स्य पुराण, और बाकी पुराण भी गुप्त एज के लिखे गए हैं। इसके अलावा रामायण और महाभारत भी माना जाता है कि गुप्त एज में रिटन फॉर्म में आया था। तो महाभारत को उस समय जय संहिता कहते थे। तो जय संहिता थी जिसमें उस समय काफी मंत्र थे जो बाद में गुप्त काल में इवॉल्व हुए। तो महाभारत और रामायण की रचना आएगी गुप्त एज की प्रॉपर में। तो ये थी साहित्यिक रूप से। अब आती है उनकी जो कला थी, कला के रूप में हम देखेंगे गुप्त काल में। गुप्त कला जो थी, गुप्त कला मुख्य रूप से हमें जो दिखाई देती है वो हमें दिखाई देती है सारनाथ के रूप में, सारनाथ कला के रूप में जो मूर्ति कला थी। सारनाथ में बुद्धिज्म और बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनी जो सारनाथ के रूप में फेमस हुई, जिसको गुप्त कला के रूप में ही काउंट किया जाता है। अजंता एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं पहली बार गुप्त एज में बनी हैं। तो शुरू की जो गुफाएं हैं वो गुप्त एज की मिलती हैं। इसके अलावा बाघ की गुफाएं, बाघ यानी टाइगर केव, तो टाइगर केव जो है एमपी में है, ये भी बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है और ये भी गुप्त एज की ही बनी हुई थी। इसके अलावा मंदिर निर्माण, तो मंदिर निर्माण अगर देखते हैं टेम्पल, तो आपको पता है हिंदू आस्था का मुख्य प्रतीक होता है मंदिर। तो मंदिर निर्माण में सबसे मुख्य जो कला थी वो थी नागर शैली, नागर स्टाइल। तो नागर स्टाइल जो है ये गुप्त एज का मुख्य स्टाइल था जिसमें मंदिर बने हैं। तो ओल्डेस्ट जो टेंपल आएगा वो आएगा देवगढ़ का 10 अवतार टेंपल जो झांसी में है, ये विष्णु टेंपल है। ओल्डेस्ट टेंपल काउंट होता है भारत का देवगढ़ का 10 अवतार टेंपल। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर बने, तिगवा का मंदिर हो गया या और कहीं के लक्ष्मण मंदिर था। तो मंदिर निर्माण में नागर स्टाइल जो है, आपको पता है स्क्वायर में मंदिर बनते हैं। उत्तर भारत की मेन कला जो आती है, नॉर्थ इंडिया का जो स्टाइल है वो है नागर स्टाइल। तो नॉर्थ इंडिया के नागर स्टाइल की जो नींव यानी फाउंडेशन रखी थी वो गुप्त राजाओं ने या गुप्त किंग्स ने रखी थी। तो नागर स्टाइल आएगा गुप्त एज में। तो मंदिर निर्माण में और मूर्ति कला में गुप्त काल जो है काफी अभूतपूर्व है, काफी ज्यादा अचीवमेंट थी जो गुप्त कला की हमें दिखाई देती है। इसके अलावा अजंता एलोरा की पेंटिंग यानी पेंटिंग में चित्रकला में भी पहली जो पेंटिंग चित्रकला थी वो गुप्त काल की है। अजंता एलोरा में पेंटिंग भी थी, गुफाओं के साथ पेंटिंग जो है गुप्त एज की मिलती है। तो साइंटिफिक लिटरेचर हो जिसमें जीरो की खोज हो या जीरो का प्रयोग हो या न्यूमेरिकल सिस्टम हो, ये सभी जो है गुप्त काल में प्रयोग हुए दिखे हैं। इसके अलावा संस्कृत का गोल्डन पीरियड था, संस्कृत की क्लासिकल एज थी, गुप्त एज ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी। तो गुप्त काल जो है आर्ट कल्चर में या कल्चरल हिस्ट्री में सबसे महान माना गया है, जिसमें मूर्ति कला, मंदिर कला या साहित्य के रूप में काफी ज्यादा अचीवमेंट थी। तो इस क्लास में मैंने आपको गुप्त एज के शास्त्रीय यानी कल्चरल एस्पेक्ट को बताने का या क्लासिकल एज के एस्पेक्ट बताने का प्रयास किया है। तो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।